नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का मुद्दा अत्यंत ही पीड़ादायी है, दुखदायी है और समाज पर इसके पड़ने वाले दुष्परिणाम के वजह से इस पर बहुत जरूरी चर्चा करना जरूरी है। मैंने मशहूर पत्रकार कुमार श्रीकांत जी से अनुरोध किया था कि कृपया आप मेरे मदद में आइए, क्योंकि आप चीजों को समझते हैं। बीइंग ए पत्रकार, आपने कई बलात्कार का, ऐसे ब्लैकमेलिंग का स्टोरी किया होगा, स्ट्रिंग किया होगा। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि कुमार श्रीकांत जी इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया से साफ गोई से मदद करेंगे। मुद्दा है, आपको जैसा पता होगा कि आज चिन्मयानंद स्वामी पर जो लड़की ने बलात्कार का इल्जाम लगाया था वो कोर्ट में पलट गई। अब इसमें दो बातें हुई। देखिए, मैं ना तो चिन्मयानंद स्वामी को उस कमरे में था जिसमें बलात्कार हुआ, ना ही लड़की ने मेरे को बुला करके दिखाया था कि देखो ये चिन्मयानंद बलात्कार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। देखिए, चिन्मयानंद स्वामी की मसाज होती हुई एक वीडियो भी मार्केट में लॉन्च हुई थी। आजकल सोशल मीडिया में, मॉर्फ वीडियो में समझ में नहीं आता कि क्या क्या होता है, तो इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन वो चिन्मयानंद जैसा कि लग रहा था। अगर ये मैं मान लूं कि वो चिन्मयानंद थे, तब भी मसाज करवाना दादा पोती के रूप में हमने गांव में देखा है। हमारी बहन बेटियां दादाजी दादी जी को उघारे करके नंगे बदन में तेल लगाते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चिन्मयानंद ने नीचे वाला वस्त्र भी नहीं पहना था, ये भी वीडियो में आया। ऐसे हमारे गांव के दादा दादी नहीं करते, क्योंकि वो शादी रहते, वो कम से कम कच्छा और बनियान पहने रहते हैं। तब है कि क्या वो लड़की बलात्कार लगाई और चिन्मयानंद जैसे हैसियत वाले आदमी के अप्रोच, पहुंच, पुलिस की दबाव में उसने बयान दे दिया, ये और भी घातक है। और अगर उसने जानबूझ के लगाई, ये उससे भी घातक है। इसी विषय को मैं पहले कुमार श्रीकांत जी से चाहूंगा। श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है बीइंग ए पत्रकार कि असल में ये हुआ क्या? क्योंकि देखिए, आपने कई स्टोरी किया होगा अपने पत्रकारिता लाइफ में, ऐसे कितने खबर आपके सामने आए होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कितने लोग बात किए होंगे कि हाँ यार हमने देखा है, तो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हाँ यार हो गई है गलती, क्या करोगे, और ऑन रिकॉर्ड कहते नहीं बिल्कुल नहीं किया। तो आपको ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड का अनुभव है। इस केस को आपने वो वीडियो भी देखा, वो लड़की का ऑडियो भी देखा कि 5 करोड़ रुपया दे दो नहीं तो मैं फंसा दूंगी। इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि इसमें हुआ क्या होगा? बीइंग ए पत्रकार आपको ओपिनियन। देखिए, बीइंग ए पत्रकार तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लेकिन जरा टेक्निकल जो चीज है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी देखिए, जब लोधी रोड और शाहजहांपुर में जब ये मामला दर्ज हुआ था, तो मेरे हिसाब से धारा 376 सी, 354 डी और 342 और 506 के तहत ये सारे मामले दर्ज हुए थे। लेकिन जब आज वो लड़की अपने बयान से मुकर गई है कोर्ट में, और वो एमपी एमएलए कोर्ट अलग से है, ये ध्यान रखिए। उस एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष जो न्यायालय है, उसमें वो लड़की जब अपने बयान से मुकरती है, तो अभियोजना पक्ष जो मामले को कोर्ट में ले जा रहा है और तमाम तरह की चीजें कर रहा है, वो खुद नाराज हो गया उससे। वो कह रहा है कि अब अभियोजना पक्ष जो है धारा 340 का इस्तेमाल करेगी और उस लड़की के खिलाफ अब केस बनेगा। तो देखिए, दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत कुछ काला है। खबर को जब आप समझे, और मेरी चिन्मयानंद के जो निकटतम जो लोग हैं, जो उनके आश्रम में रहे हैं, और यहाँ तक कि जब ये 2019 का मामला है और जब उस लड़की के भी फादर से मेरी बातचीत हुई है, तो देखिए जो अमूमन खबर है, वो मैं खबर जो समझ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चिन्मयानंद ने मालिश करवाई होगी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, होगी। लेकिन अब उस लड़की ने जो मालिश की थी और जो वीडियो मॉफ्ट हुआ है, जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था, उसमें क्या किसी जोर जबरदस्ती दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। यानी कि अगर चिन्मयानंद ने इस्तेमाल किया, तो क्या वो जोर जबरदस्ती से इस्तेमाल किया, या फिर बहकावे में इस्तेमाल किया, या वो खुद स्वतः इस्तेमाल हुई प्रभाव के कारण? ठीक है, अब इस्तेमाल होने के बाद जब एक सर्कुलेशन जाता है, एक तरीके से देखिए एक और ऑडियो सर्कुलेट होता है और उसमें पता चलता है कि वो लड़की डिमांड कर रही है, पैसों का डिमांड कर रही है, 5 करोड़ के आसपास का मांग रही है मामले को सेटल करने। 5 करोड़ छोटी रकम नहीं होती राकेश परमार जी। और वो राजस्थान के 5 स्टार होटल में ठहरती है। हाँ। एक जो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो किसी ढाबे में ठहरने की नहीं है उसकी हैसियत। मतलब वो किसी के हाथ खेल रही है क्या? इस पर भी आप बात करें, ये भी एक विषय है। देखिए, लेकिन देखिए, क्योंकि ये राजनीतिक विषय था,
ये योगी सरकार को और मोदी सरकार को घेरने का विषय था। तो तमाम लिब्रांडो और लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, मैं उन्हें लिब्रांडो कहता हूं, ठीक है, क्लियर कट लिब्रांडो कहता हूं, मुझे उसमें कहने में कोई शर्म और हिचक नहीं है। तो जो ये देश विरोधी तत्व हैं, उन्होंने तुरंत उस महिला को, उस लड़की को पकड़ा और उस महिला को लेकर फाइनेंस भी किया, पैसे भी जुटाए, मैं आपको बताऊं। और कुछ मूढ़ मगज हैं, कुछ मंद बुद्धि हैं जो फाइनेंस पे पैसा भी देते हैं। उनका, क्योंकि उनका बिजनेस, उनका सेंटिमेंट और उनका चीजें हर्ट होती है सरकार के बने रहने से, जिनकी दुकानें बंद होती हैं, उन लोगों ने पैसा भी दिया, वो पैसा भी संग्रहित किया गया और उस महिला को प्लांट करने की कोशिश की गई। इस पूरी मीडिया में, इस पूरे 365 मतलब दिनों की मीडिया में ये प्लांट करने की कोशिश की गई कि इसके साथ गलत हुआ, इसको जो भी है चिन्मयानंद ने इस्तेमाल किया। अब मुझे बताइए, आप जैसा कि आप बता रहे हैं, इस खबर को मैं भी जानता हूं, वो राजस्थान के होटल में ठहरती है, क्या उसे उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है, एमपी में डर लग रहा है, दिल्ली में डर लग रहा है? राजस्थान की होटल में ठहरती है और राजस्थान की जिस होटल में ठहरती है उस रूम का भाड़ा एक दिन का तकरीबन 32,000 रुपए है, 30,000 रुपए से ज्यादा है। और स्टे एक दिन का नहीं है राकेश सिंह परमार, ये बात समझिए, स्टे एक दिन का नहीं है, स्टे जो है वो 3-4 दिनों से ज्यादा का है। होटल क्या उसके चाचा का था या किसी रिश्तेदार का था, या होटल के मालिकान जो हैं, होटल के मालिकान भी उस नेक्सस से जुड़े होंगे, या उन नेक्सस का होटल के मालिकान पर प्रभाव होगा, या प्रभाव भी नहीं होगा तो पैसा तो दिया होगा, फ्री में तो कोई रखेगा नहीं। हाँ, फाइनेंस होगा। हाँ, फाइनेंस है। तो सोचिए कि इस स्टोरी के पीछे कितना बड़ा मकड़ जाल है, इस स्टोरी को बनाने के पीछे। और चिन्मयानंद इज नथिंग, मैं कहता हूं नहीं, उसके जरिए देखिए जब हेडलाइन बनती है ना तो चिन्मयानंद का नाम अलग आता है, बीजेपी वो उसमें सीएम का नाम बदला जाता है। हाँ, योगी मोदी सरकार, हाँ, योगी और मोदी को टारगेट करने के लिए किया जाता है। अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम नहीं आ रहा है, समझिए, वो योगी और मोदी सरकार को टारगेट, ताकि लोगों का परसेप्शन बने। लेकिन लोगों का परसेप्शन आज जब वो अपने बयान से मुकर गई है तो देखिए दो चीजें होती है, एक होता है इफेक्ट और एक होता है इम्पैक्ट। तो अगर ये अपने बयान पे लगातार डटी रहती और कल की डेट में चिन्मयानंद को अगर कोई सजा भी होती तो उसे मैं कहता हूं इफेक्ट नहीं, उसे मैं कहता हूं इम्पैक्ट, यानी कि सच का इम्पैक्ट हुआ है, एक खबर का इम्पैक्ट हुआ, एक के साथ शोषण हुआ है। लेकिन जो आज ये बयान से पटली है और दूध का दूध पानी का पानी धीरे धीरे होगा, उससे क्या होता है, उससे इफेक्ट होता है। इफेक्ट उन तमाम लोगों के मन मस्तिष्क में इफेक्ट होता है कि यार हम तो गलत समझ रहे थे, हम तो सोच रहे थे यार ये विक्टिम है, ये तो कल्प्रिट निकली। और सच देखिए, उनके जो दिल है, जो उनका भावनाएं आहत होती हैं। और सबसे खास बात है कि ऐसी कोई महिला, ऐसा मान लीजिए पुलिस थाने में ऐसी कोई महिला किसी खबर को लेकर जाती है तो ये लोगों का परसेप्शन बनाता है कि यार ये तो जरूर फंसाने के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ पैसे के लिए हो रहा है। तो आपने न केवल अपनी बल्कि बाकी महिलाओं की भी। आपके चैनल पर आज जो सत्यनेशी भारत पर 5 बजे आप रोज डिबेट करते हैं, एक वकील ने कहा नहीं कि महिलाओं का FIR नोट नहीं होता। उनकी बात 1% सही भी हो सकती, कहेंगे कि यार ये भी लगता है 5 करोड़ मांगी होगी तब आई है। दूसरा क्या है कि आप ही के बहस पर कई लोग कहते नहीं है, जब हम लोग कोई बात करते तो कहते चिन्मयानंद किसका पार्टी का था, चिन्मयानंद किस धर्म का था। मतलब आप एक आदमी का चरित्र सस्टेशन ऑफ द कैरेक्टर आपने किया, उससे उस पूरे धर्म को लपेट दिया गया। जोगी जी से नजदीकी दिखाया गया, जोगी और उनकी बेशक कोई संबंध ना हो, लेकिन अब लगता था जैसे लंगोटिया यार थे। इस मामले में अगर चिन्मयानंद स्वामी कोई आविष्कार करते ना चांद में जाने की मशीन का, मैं आप, हाँ, एक मिनट, एक छोटी सी चीज में इसमें ऐड कर दूं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश में अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद है, उसमें नाथ संप्रदाय और चिन्मयानंद का जो संप्रदाय जिसको फॉलो करते हैं, उसमें 36 का आंकड़ा है, उसमें 36 का आंकड़ा है, समझिए। फिर भी उनको एक मुंह करने के लिए एक पेज पर लाने की कोशिश की गई। जी राकेश जी, मेरा विचार इसमें, आप मेरे बात को गलत काट सकते हैं या आशीर्वाद दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं किसी भी महिला, मैं महिला हो या पुरुष हो, मेरा अमूमन होता है लोग कहते हैं महिला पूजनीय है तो पुलिस गाड़ी देने वाला है। मेरा ये शब्द ही बड़ा गलत लगता है कि ये महिला है ना तो पूजनीय है। क्यों? पुरुष मतलब वो घृणा के पात्र है। मानव जाति जीव मात्र ही मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, प्यारा है।
मेरा ये सोच है, मेरे जिसमें जीव है, मतलब मैं बकरा काट के खाऊंगा और अपने को चूचू चूचू करूंगा, मेरा ये सोच है। मैं ड्रामे वाला आदमी नहीं हूँ। जो आदमी कहता है ना जीवों पर अच्छा करो, वो मटन खा करके बैठ के बोलता है। पहले वो मुर्गा खा के और ढकार मार के कहता है कि देखिए जीवों पर अच्छा करें। मैं वो आदमी नहीं हूँ। नारी का सम्मान करने वाली 15 नारी का सम्मान करने वाला 15-15 गर्लफ्रेंड पालता है। वो मैं उसको बात नहीं कर रहा, तो इसको मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है कि देखिए एक महिला, इसमें जो मेरे को लग रहा है, मेरे को जरा 2 मिनट सुनिए, उसके बाद आप अपना आशीर्वाद या एतराज रखिएगा। एक दो बात ही हो सकती, तीसरा तो इसमें नहीं। पहला बात हुआ होगा कि चिन्मयानंद स्वामी ने इसके साथ बलात्कार किया होगा, पहली बात। दूसरा बात हुआ है कि बलात्कार नहीं किया होगा। जो वीडियो में मसाज दिख रहा है उसमें जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, वो उनके एडमिशन के लिए पूछ रहे, मतलब बिल्कुल उसके प्रति बहुत प्रेम रख रहे हैं। अगर वो नंगे बदन मतलब कच्छा पहने होते तो लगता कि पिता पुत्री से बात करता है, दादा पोती से बात कर रहा है। अगर वो कच्छा पहने होते तो, क्योंकि हम लोग गांव के संस्कार के हैं, हम लोग भी अपनी मेरी बहनें, मेरी बेटी, बाबा के, अभी मेरे पिताजी दिवंगत हुए, उनके सर पे तेल लगाते थे, बाबा के छत पर धूप के मजे ले रहे हैं, और उसी पर पूछे थे तेरा परीक्षा का क्या चल रहा है, वो एमबीबीएस वाला करेगी, तू रेखा करेगी, तो वो उसी तरह का वार्तालाप है। मतलब बातचीत से लग रहा है कि दोनों में बहुत अपनत्व है, बहुत ममत्व है, पहली बात। अब और ये वीडियो क्यों बनाया गया? नहीं, वीडियो पे ही सवाल उठाइए ना, पहले आप वीडियो पे ही सवाल उठाइए कि उसके पीछे की मानसिकता यही है ना। वही मैं कह रहा हूँ, आगे आता हूँ। कहा गया है कि उसके आंख के चश्मे में वो कैमरा था, चश्मे में नहीं था, क्योंकि वो लड़की का फोटो और चिन्मयानंद दोनों दिख रहा था। चश्मा होता तो जहां जहां लड़की देखती वहां वहां होता। पहले समझ लीजिए, मसाज करती हुई लड़की दिख रही है, मतलब उसने किसी तीसरे को प्लांट किया। अब उसमें उसकी एंट्री होती, जिसने कहा था, वो लड़का भी एक साथ में था जो 5 करोड़ मांगा था। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि चिन्मयानंद ने बलात्कार किया, तो कैमरा पर तो चिन्मयानंद किए नहीं होंगे। दूसरा, जिस दिन तेरे साथ बलात्कार हुआ उसके बाद अब तूने उनका सबूत के लिए कैमरे कटेगा, दूसरे दिन तूने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? उसी वक्त जाकर अपनी वर्जिनिटी टेस्ट करवाती कि देखिए जो अभी वर्जिनिटी टेस्ट करिए, 2-4 दिन में हो सकता है ये 4-5 दिन में ना निकल पाए, जैसा हाथरस वाली लड़की लिए कहा जा रहा है कि हफ्ता दिन में कहाँ पता चल पाता है। तो तुझे ताजा पंखा, अगर तू बिल्कुल पक्की नल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़की गलत है या सही है, लेकिन 2 बात मेरे को एकदम कसक रहा है कि एक, उस लड़की के वजह से वो सारी लड़कियां जो जेन्युइन बलात्कार जिनके साथ होता है वो संदेह के घेरे में आ गई। एक चिन्मयानंद के वजह से वो सारे स्वामी, सारे सन्यासी, हमारा ऋषि मुनियों का देश रहा है, हमारा हिमालय के कंदरा में तपस्या करने का परंपरा रहा है। हमारे ऋषि मुनि के यहाँ लोग अपनी जवान बेटा बेटी दे देते हैं। वशिष्ठ जी को भगवान राम, मतलब दशरथ चक्रवर्ती सम्राट ने अपने कमोल बच्चों, 12 वर्ष के बच्चे की उम्र क्या है, दे दिए, तो ले जाओ इनके जग की रक्षा करो। ये नहीं कहते कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट के बेटा माल में रहते। ऐसा हमने साधु संतों ऋषियों का सम्मान इस देश में रहा। मतलब आप हमारे जड़ पर, हमारे रूट पर ही आप घात कर रहे हैं, मतलब किसी के हाथ के दौरान आप खेल रही हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या समाज में, देखिए मैं कानून में नहीं जाऊंगा कि उस पर पलटने का क्या सजा होता है, मैं वहां नहीं जा रहा। चिन्मयानंद को अगर बलात्कार का सजा भी हो जाता तो वो कोई बड़ा बात नहीं होता, 7 साल वहां प्रवचन करके बाहर आ जाता, वो भी कोई बड़ा, क्योंकि 7 साल है। मैं समाज पर पड़ने वाले उस इम्पैक्ट की बात आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, इसमें आपने कहा होटल में है, लाखों रुपया तो उसने होटल में दिया, उसकी जो माली स्थिति थी 2 रुपया की नहीं थी, तो क्या अब ये जांच ना हो कि उसको किसने फाइनेंस किया, उसके सीडीआर ना निकले कि किसने बात की, कहां कहां उसका मोबाइल टावर था, क्या क्या था, और उस सारे नेक्सेस को पकड़ के एक बार बिहाइंड द बार ना लाया जाए और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस वाले कहे कि ये लेके गया, ये फाइनेंस किया, ये मोटरसाइकिल में घुमाया, इसको प्रलोभन दिया, तब जाकर के आगे रहे। आप इस विषय में क्या सोचना? मेरा तो सोचना है कि इस पर व्यापक बहस हो और गहरी छानबीन होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को बताया जाए। वो चाहे चिन्मयानंद बलात्कार कहा जाए कि बलात्कार था भी, तो तब भी ये क्या सही है, और नहीं था तब भी कैसे है? आप कैसा सोचते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो 100% सही है। देखिए ये बेसिक है, अगर बलात्कार किया है तो उसकी जांच होकर, मैं कहता हूं तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि साहब 340 के तहत हमने मामला दर्ज किया है पलटने को लेकर, लेकिन तमाम एविडेंस जो मिले हैं वो बलात्कार के हैं और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर
उसमें ये सुनियोजित ढंग से साजिशन साजिशन है ना, अगर साजिशन तौर पर अगर उसने ये सारा कुछ किया है, कोई उसके बैक में खड़ा है और जो उनको इन सारी चीजों को प्रलोभन दे रहा है और जो उसको खड़ा कर रहा है और जो उसको पैसा की मदद कर रहा है, आर्थिक सामाजिक हर तरीके से मदद कर रहा है, और जानबूझकर देखो चिन्मयानंद, अब हजार पैदा होंगे करोड़ मरेंगे, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप चिन्मयानंद के साथ एक जो लगा हुआ है टैग कि वो साधु है, सो कुल, वो हाँ, हो या हिंदू ना हो। धर्म का स्वामी है। कुठाराघात, आघात, प्रघात करना उस संस्था को है, उस थॉट प्रोसेस को है, उस परसेप्शन को है, उस मान्यताओं को लेकर है। इसीलिए इस पर पूरी तरीके जो आप बात करें 100% सही है, मैं उसको समर्थित करता हूं। इस पर जरूर होना चाहिए और पूरी सीडीआर निकालकर और तमाम आने जाने वाले रिकॉर्ड्स और बैंक के ट्रांजैक्शन से लेकर उसके पहनने वाले कपड़ों से लेकर मोबाइल से लेकर सभी चीजों की जांच होनी चाहिए कि ये कब खरीदा, कहाँ खरीदा, क्यों खरीदा, पैसे कहाँ से आए। तुम जयपुर गई और जयपुर आपको पता है ट्रेन से गई है, ना ना ना, गाड़ी से गई वायुयान। है। हाँ, भाईजान। वायुयान का भी 2 बार इस्तेमाल किया है, और ये पहले 2019 के लास्ट की बात बता रहा हूँ, 2 बार वायुयान का इस्तेमाल किया है गाड़ी से। अब गाड़ी आप, अच्छा दिल्ली रहते हैं, मुझे बताइए राकेश सिंह परमार, अगर आप जयपुर जाएंगे तो आपको कितना भाड़ा लगेगा जी, अगर गाड़ी बुक करके जाएंगे आप तो? बिल्कुल और आना भी तो है, वहीं बसना तो नहीं है ना, बिल्कुल। और वहां 350 फूडिंग भी है। किलोमीटर है, 350 हाँ किलोमीटर 18-20 रुपए का रेट है। हाँ, तो कम से कम भोजन पानी तो चाहिए, और तमाम तरह की खर्चे हैं, वो कौन फाइनेंस कर रहा है जब आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वो तमाम तरह की चीजें कर पाए। तो देखिए ये समाज को और ऐसे तमाम जो जो बेसिक चीजों पर प्रतिघात करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि अगर तुम भविष्य में इसी प्रकार की कोई दुराग्रहित अगर साजिशन किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात करोगे तो उसकी जड़ तक खोदी जाएगी। आज आपने कहा था कि अगर सच 7 तलों के नीचे भी हो तो वो बाहर आता है, तो मेरा मानना है कि 7 क्या वो 10 तलों के नीचे हो तो भी सरकार को, कानूनी संवैधानिक संस्थाओं को और पुलिस को ये काम करना चाहिए, तमाम सच्चाइयां और जानकारियां बाहर पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, एक एक व्यक्ति को बतानी हमारे चाहिए जी। हमारे देश में एक बड़ी बुरी परंपरा है, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही होगी। आज दिल्ली में एक मुस्लिम लड़के ने एक दलित लड़की का हत्या कर दिया। मतलब आज एक्सपोज हुआ, हत्या कुछ दिन पहले किया था, और अपने आकाओं के समझावे पर उसने बोला कि चूंकि मैं मुसलमान हूं, मैंने दलित से शादी किया था, उसके घर वाले नहीं माने, उनके भाई ने गोली मार दी। पुलिस ने उसके बयान पर उसको दोनों भाई को बंद कर दिया। जांच से पता चला कि ये तो मामला लव जिहाद का है, ये धर्म बदल करके अपना शादी किया था। शादी करने के बाद लड़की ने ऐतराज किया तो उसको इसी ने मार दिया। तब वो अरेस्ट हुआ, तब वो जाकर के पुलिस को बयान दिया कि मेरे को फला फला ने बहकाया तो, और मैंने ये कहा था। इस पर कोई संस्था चंदा नहीं इकट्ठा कर रही है, कहीं कोई हिम सेना, भीम सेना, फलाना सेना, ये राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, मुलायम सिंह की पार्टी नहीं जा रही है, केजरीवाल कुलाची नहीं मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भीम गलत है। में एक घटना हुआ और आप देख रहे हो कि केरल से आ गया, केरल कहां केरल 5 के उसमें केरल से पकड़ाया हुआ है। वहां पर मेला लग गया, समाचार चैनल वाले ड्रोन कैमरा और क्रेन कैमरा से कवर करने लगे। मतलब तो कुछ है। आज तक 7 बजे से लेकर के मैं 10 बजे तक देखा, सीबीआई ने आपसे क्या पूछा, सीबीआई आपसे क्या कर रही है, एक्सपोर्ट पर जा रही है, प्रलोभन देने का बात कर रही है, दबाव बना रही है, 4-4 घंटा भाई से क्या बातचीत कर रही है। मतलब आज तक चैनल भी कह रहा है कि वे कौन कटू जजूज पर ये सब की जरूरत नहीं है, जज पर क्या करना है, लड़के को गोली मारो और गांव वाले को बाहर निकलो जो उसके परिवार का मान है। मतलब वो ये बताना पूरे गांव वालों को मार दो, लेकिन नहीं पूरे गांव वालों को मार दो क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, उनको फांसी दे दो। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कुमार श्रीकांत जी कि अब देखिए चिन्मयानंद पर आपने देखा होगा आदमी है वो 7 बजे से नहीं, दिन भर चैनल एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक उठ रहा है, पैनल बैठ रहा है। अभी जब ये रिपोर्ट आ गई तो कहीं खबर नीचे लिखा आया था कि बयान से पलटी, मैंने खबर नहीं देखा, नीचे लिखा आया था कि बयान से पलटी, तो मैंने इसको कंफर्म किया न्यूज एजेंसी के, भाई मैं इस पर शाम को स्टोरी करूंगा, कहीं गलत बयान है, तो बोला कि ना ये पलट गई है।
अब क्या उन समाचार वालों का ये दायित्व तो नहीं बनता कि जिन्होंने 6-6 घंटा 7-7 घंटा 4-4 दिन हफ्ता दिन तक चारित्र हनन किया चिन्मयानंद, वो ये कहे कि उनके साथ पलटने पर वही कह देते कि दबावे में पलटी। मतलब लोग समझ जाते ना, ये कहते कि लड़की ने दबाव में पलटी, जैसा हम लोग शायद हुआ नहीं होगा। इसका क्या सोच रहे हैं आप एक मीडिया मैन भी और एक सामाजिक आदमी कि इस पर क्या किया जाए? तुम देखिए, हम ही मीडिया ही है जो लोगों को बताते हैं कि देश में क्या घट रहा है। हाँ। तो आप बीइंग ए मैन, आप क्या सोच रहे, इसको कैसे की? देखिए, मीडिया की एक अनुवांशिक दिक्कत है। मीडिया दम्भी हो गया, दम्भी समझते ना, अहंकारी हो गया मीडिया। मीडिया बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक है। इतना ईगोइस्टिक है कि जैसे मैंने 2015 का मामला बताया कि 2015 में हाईकोर्ट में कहा गया एनडीटीवी इंडिया को कि एनडीटीवी इंडिया ठीक काम नहीं कर रही है, देश विरोधी चीजें कर रही है। तो एनडीटीवी इंडिया ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये प्रेस का फ्रीडम के ऊपर ये एक तरीके से कुठारा खाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही रिपब्लिक को लेकर अभी ये 2020 में हो रहा है। ठीक है, तो इस पर मीडिया अलग तरीके से कह रही है, अलग। देखिए, धड़ों में बट गई है मीडिया, और मीडिया में ज्यादातर लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, लेफ्टिस्ट गिरोह का कब्जा है, और वो कब्जा धीरे धीरे छूट रहा है। वो खलियर हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, यूट्यूब पर बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल बता रहे हैं। तो मीडिया की पहली प्राथमिकता ये है, आप समझ रहे हो? देखो, मीडिया की यही प्राथमिकता है। अगर मीडिया ने कहा कि राकेश सिंह परमार ने एक हत्या करी है, मीडिया ने इस खबर को बता दिया, अब राकेश सिंह परमार का चरित्र हनन हो गया, सुबह से लेकर शाम तक 4 दिन हरण हो गया। अब 5वें दिन पता चलता कि यार राकेश सिंह परमार ये पूर्वांचल समाज दिल्ली वाले नहीं थे, वो राकेश सिंह परमार जो है वो आंध्र प्रदेश में बैठने वाला एक आदमी था। तो मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने ब्लंडर। अब मैं इसमें एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। लाइव इंडिया एक चैनल हुआ करता था, लाइव इंडिया चैनल ने दिल्ली में बुलबुला खाना स्कूल की एक टीचर पे, आपको पता होगा, नेपालियों का चैनल था और झंडल वालन के पीछे। हाँ, वो जानता हूँ मैं, चलो हाँ मैं जानता हूँ। तो उसने एक टीचर थी महिला, उसका इतना चरित्र हरण किया, इतना चरित्र हरण किया, पुलिस ने उठाया, उसके कपड़े तक लोगों ने फाड़ दिए, सब कुछ हो गया। और जब जांच आई तो पता चला कि साहब उस टीचर ने तो कुछ किया ही नहीं है। टीचर का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, टीचर का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अब उसके परिणाम में क्या हुआ कि लाइव इंडिया 2 दिन के लिए बंद हुआ। लेकिन आज बंद कौन करेगा? मीडिया की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा हो गई है कि भस्मासुर हो गए। आप समझिए, वो मीडिया भस्मासुर हो गई। वो अपनी गलती को कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है कि दिक्कत नहीं दे रहा है राकेश सिंह परमार, आपका इंटरनेट दिक्कत है, आपके दर्शक बता देंगे इस बात को। ठीक है, तो मीडिया भस्मासुर हो गया है, और मीडिया जो है भस्मासुर ना केवल भस्मासुर है, बल्कि दम्भी है। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब गलत बोलेंगे तो गलत को साबित करेंगे कि ये गलत नहीं है, ठीक है आपको, और सच को झूठ साबित करने के चक्कर में ये इतने नीचे गिर जाते हैं, तमाम लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि वो धरातल है, वो रसातल है, धरातल नहीं, रसातल में गिर जाते हैं। और ये मीडिया का दायित्व होना चाहिए राकेश सिंह परमार की, अगर उन्होंने कोई गलत खबर दिखाई है, कोई गलत चीजें दिखाई है, तो उस पर कार्रवाई करे और वापस आकर बोले कि हमने गलती की। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद 4 ऐसे ट्वीट दिखाए जो सुशांत सिंह राजपूत ने किए नहीं थे। ठीक है, अब एनबीएस ने क्या किया कि आज तक पे जुर्माना लगाया, और आज तक पे जुर्माना 6.5 लाख का पहले भी लग चुका, लेकिन आज तक पे 1 लाख का भी जुर्माना भी लगा। और एनबीए ने कहा है कि हम वक्त समय सब बताएंगे, जिस वक्त आप सरेआम अपने टीवी चैनल्स पर माफी मांगेंगे कि आपने ये गलत खबर दिखाई थी। तो मेरा मानना है कि हर एक केस में एनबीए क्या है कि टाइगर विदाउट टीथ हो गया है, उसके पास भी वो दांत नाखून होने चाहिए, ताकि समय समय पर न्यूज चैनलों की ये जो मनसबदारी है ना, इस पर भी लगाम लगना बहुत जरूरी है कि जो गलत दिखा दो तो उसे सही भी बताओ। ये नीचे टिकर में चला कर रहा अफसोस जाहिर कर दो कि हमसे गलती हो गई। भाभी आई थी,
वो भाभी पता अरे चला कि वो अरे वो भाभी थी ही नक्सली नहीं। है, अरे वो नक्सली है अब वो। आम लोग तो देखते ना कि भाभी है, हाँ, अरे मतलब तो नकली उसकी भाभी आप प्रस्तुत लड़की करेंगे। की मैं शादी आपको नहीं एक हुई। हंसी का बात बताऊं, शादी नहीं हुई आपको एक लड़की हंसी का बात और बताता कहाँ हूँ, हो गई। बहुत साधारण। हाँ क्या हुआ एक, ना ना आपको एक हंसी का बात बताता हूँ। हाँ नोएडा के लतीफा। लक्ष्मी स्टूडियो में हाँ एनडीटीवी का वहां रिन्यूएशन हो रहा, नहीं एबीपी का नया चैनल बन रहा था। बालवीर नगर 16 खाली कर चुके थे, वहां पर पोल हाँ खोल एबीपी का आता था, शेखर सुमन आता था हाँ पोल खोल। हाँ उसके जो हाँ मुख्य कैमरामैन है एबीपी के, वो सत्येंद्र चौहान, मेरे घर के सामने, मेरा सामने वाला घर है उनका, सत्येंद्र सिंह चौहान का। हमारा घर उनका घर आमने सामने का है, और हमारे छोकरा का है। भैया हमारा संबंध 20 साल से मेरा उनसे संबंध है। तो बोले कि राकेश भाई शेखर सुमन से मिले, तो चलो हम चले भाई, सेलिब्रिटी है हम मिले। तो तरह से बढ़िया बात, उसका तो मोबाइल तो होता नहीं था कि सेल्फी लगा दे। मैं गया, शेखर सुमन बड़ा बढ़िया से उन्हीं की वजह से मेरे से बात किया, खूब बढ़िया भोजपुरी में बढ़िया शूटिंग वूटिंग अपना हुई, हाँ आवाज वाज बोला। हम लोग बाहर बैठे थे, बोला तुम चुप रहना, कैमरे के पीछे हो तो 50 लोग बैठे होते, आपने देखा होगा कैमरे के तो 50 लोग हम्म। बैठे होते, बस उन्हें चुप रहना होता है। हाँ हाँ आई नो आई वो नो। सारा हो गया, फिर बाहर बैठे। अब बाहर हो गए तो हमने देखा कि ब्रूस रीड मर गया, अभी इसी साल मरा। ब्रूस रीड आया था। हम्म एनडीटीवी की एक बॉक्सर की महिला पत्रकार है, मैं नाम नहीं रखूंगा, पतले पतले से आप समझ गए होंगे। वो हम्म 3 बजा था, तो वो बोला कि आई सम फूड, ओहो अरेंज। तो उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा आया, 2-2 3 दिन ने ऑर्डर कर दिया। तो प्रोडक्शन वाला हम लोगों का भी जानने वाला था, बोला राकेश भाई आप ले लो यार, ये तो एक ही खाएगा। हमारे हम्म सामने वहां ले जाके कोने में शूट हुआ, मैं बोला चलो ब्रूस स्टूडियो वाले भी देख लेते हैं। तो एंकर ने हम्म बोला पिज्जा खाए, और पिज्जा खाते हुए बोली, सवेरे जब मैं उसका 7 बजे वो देखा, चैनल पता है कि देखिए सुबह सुबह आज हमने ब्रूस रीड को दिखाया। ब्रूस रीड ब्रश नहीं किए थे, नाश्ता नहीं किए थे, फिर उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी पिज्जा का नाश्ता करते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट के साथ बात करते हैं ब्रूस रीड से, बताइए इस मैच पर। मैं बोला अभी तो कल 3 बजे हुआ था, अभी अभी तो क्या रही है। मैं वो बोला उनको, तो बोला कि ओहो, तो आइए आपको इराक लेके चलते हैं। विश्वास करें कि मैं एकदम इराक की तैयारी करके चला गया। मैं चैनल का नाम नहीं रखूंगा। ये बीएजी के छत पर हम लोग आए हैं, जितेंद्र दीक्षित मुंबई वाला, याद है ना जितेंद्र दीक्षित, हाँ वो छतवा पर आ रहा था और वो बोले जा रहा था अपना ये वो। मैं जब चैनल पर देखा तो पीछे बम फट रहे, बम उड़ रहा है, जितेंद्र को उसके सामने से बोल रहा है। वो पीछे का स्क्रीन बदल दिया और वो छत पर हाँ शूट हाँ हो रहा था। वो हाँ सिनेमा की बैकग्राउंड तरह से बीजी ये सब नकली बीजी दिखाते हैं। बीजी चेंज हो गया। हाँ डीडी चेंज हो गया, मतलब नकली दिखाते हैं, नकली बताते हैं, और नकलची लोग हैं। अब क्या नकली होता है है कि भी, नकली है भी। लोगों का इस पर से भरोसा उठने लगा। अगर हाँ आपको समाचार के स्रोत पर से भरोसा उठ जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शुभ बात नहीं है। और आप एक बात जान लीजिए, समाचार का सबसे बड़ा कंपटीटर सोशल मीडिया हो गया है। आज हाँ आपके चैनल का रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है? दर्शक बेशक आज तक एबीपी से कम मिला हो, लेकिन जो हाँ मिलता है वो कहता है कि भाई सत्यनेशी भारत मतलब हो हल्ला नहीं है, एक मुद्दे की बात है और सार्थक बात हो रहा है। सिर्फ लोगों को ये पता चल जाए। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को जानता हूं जिनका लाख लाख करोड़ करोड़ लोग व्यूअर्स होते हैं। मेरे भी कई मित्र हैं, उनका लाख लाख करोड़ को व्यूअर्स होते हैं, एक बार में चैनलों पर उतना नहीं होते और उन पर विज्ञापन आती है। तो अब आपको एक कंपटीशन मिल रहा है, तो इस विषय में मेरे ख्याल से समाचार वालों को सोचना चाहिए। अंतिम प्रश्न, इस जैसे मामला भविष्य में ना हो, आप फाइनल रिमार्क करें कि क्या होनी चाहिए कि कोई नजीर पेश हो, कि कोई हिम्मत ना कर सके कि इस तरह की बात हो, ना तो बलात्कार हो और ना ही झूठा इल्जाम हो और ना ही पलटा जाए। हाँ नहीं देखिए देखिए समस्या क्या है, जब ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, तो लोगों का फेथ जो है वो उठता है। अब मान लीजिए कल की डेट में ये महिला जो है, ये लड़की जो है, वो गलत साबित हो, तमाम जांच हो, तो लोगों ने जो सिंपैथी दी थी, लोगों का जो विश्वास था, लोग जो एक तरीके से खड़े हुए थे, है ना, और जिस तरीके से उनके दिमाग में परसेप्शन बनेगा, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बाकी जिनके साथ ओरिजिनल बलात्कार हुआ होगा, वो लोग जो है वो किसी न किसी दृष्टि से देखेंगे कि यार ये सच बोल रही है कि झूठ। एक छोटा वाक्य बताता हूँ कि मैं
एक दिन मतलब मैं क्या कहते हैं, राजधानी से जा रहा था ट्रेन में लोग ऊपर बैठे हुए थे। मेरा बर्थ क्लियर हुआ था अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले ही। तो बहुत ये मतलब 2018 की बात है। तो ऐसी बात चल रही थी, टीटी आके बैठ गया, सारी बातें होने लगी। तो लोगों ने पूछा, एक और व्यक्ति था, वो पत्रकार था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उससे पूछा, कहा कि आप पत्रकार हो? नहीं नहीं, उसने कहा कि आप क्या करते हो? उसने कहा कि मैं पत्रकार हूँ। तो सब लोग उसे देखने लगे विहंगम दृष्टि, मतलब ऐसे कि जैसे वो चोर है। और मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं स्कॉलर हूँ। तो मुझे उन्होंने देखा कि ये शिक्षा को लेकर काम करता है, मैंने पत्रकार नहीं बताया। सोचिए, ये आम आदमी का पत्रकारों को लेकर भरोसा उठ गया। और ये बिल्कुल। भरोसा उठना बहुत बड़ा विषय है। मैं किसी को भी ये नहीं बताता कि मैं पत्रकार हूँ, मैं सबको ये बताता हूँ मैं स्कॉलर हूँ, आजकल क्योंकि बड़ा मैं बड़ा पीएचडी कर बड़ा रहा हूँ। बड़ा बड़ा हाँ शर्मिंदगी वाली बात होती है, पत्रकार हो तो कमाई कैसे चल रहा है? अगला प्रश्न। हाँ। किस मतलब जैसे वो नहीं होता कि नेतागिरी करते, नौकरी का कुछ नहीं करते, तो ये गाड़ी कैसे चल रही है? अब लोग समझ जाते कैसे चल, उसी तरह से पत्रकार है और बीएमडब्ल्यू में हाँ ऐसे चल, लोग समझ जाते हैं आपकी हाँ। पत्रकार हैं तो किस पार्टी के हैं? बात। हाँ, पत्रकार वो हैं बाद में पूछा जाता है कि पत्रकार है तो आप किस पार्टी के? बिल्कुल, किस वो तो बाद पार्टी में में पूछा है? जाता है किस हाँ। पार्टी में। तो वैसे क्योंकि ये लॉयल्टी जो है, जो मीडिया के एथिक्स हैं वो कम हो रहे हैं, लोगों का भरोसा डाउन हो रहा है। इसी तरीके से ऐसे झूठे रेप के केसेस से क्या होगा कि असली रेप के केसेस को, जो उनका पावर है या फिर जो उनको न्याय दिलाने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा और लोग एक साथ खड़े होकर न्याय की बात नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों को इस बात का डर रहेगा कि यार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लॉयल है कि नहीं, कहीं उसके ऐसा तो नहीं कि वो कोई मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, पैसे के लिए आरोप लगा रही है। तो ये बहुत गलत है और इस पर तमाम ऐसी जांचें होनी चाहिए। और जांच के बाद पब्लिक डोमेन में वो बातें जानी चाहिए और चीजें ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर, है ना, फिल्टराइज नहीं होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए, ताकि उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगे और ऐसी तमाम महिलाएं सशक्त हों जिनका शोषण हो रहा है और जिनका शोषण वो कर रहे हैं ऐसे लोग, उनको भी पता चले कि अगर आप शोषण करेंगे तो आप जेल से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत जरूरी है राकेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार श्रीकांत जी के बाद से आपने इनका विचार सुना। जी नमस्कार। मेरा अपना मानना है कि मैं दो ही चीज पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि या तो बलात्कार हुआ, वो भी गलत। वो बेशक माहौल बड़े अपनत्व जैसा था, ममतत्व जैसा था, लेकिन अपने में प्रलोभन में भी बलात्कार किया जा सकता है। चिमानंद इस स्थिति में प्रभाव में थे, रुपया पैसा दे करके, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर तरह से गृह राज्य मंत्री जैसे पोस्ट पर आदमी थे। तो ऐसे जो ऊंचे मुकाम पर बैठे मठाधीश हैं, राजनीतिक लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, ऐसे भोली भाली लड़कियों का अगर बहला फुसला करके उनके साथ उनका यौन शोषण करते हैं, तो समाज में अब इससे घृणित काम हो नहीं सकता। लेकिन तब है कि अगर मैं पहला मानूं कि उस लड़की के साथ शोषण, उसको शोषण बोलेंगे, बलात्कार नहीं बोलेंगे, कोई बलात्कार वाली बात लग नहीं रही उस पूरे वीडियो से, तब उस लड़की को या तो ये बात कहना ही नहीं चाहिए था, कहना चाहिए तो अड़े रहना चाहिए था। फिर वो हिट एंड रन जो उसने किया, तो वो उसके प्रति सिंपैथी हट गया। अब रहा चिमयानंद का पार्ट। देखिए, चिमयानंद अगर बलात्कार किए हैं तो उनकी जो होनी थी वो हो गई, और अगर इसने सही बयान दिया कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो उनका वो कंपनसेशन कौन देगा? एक आदमी जो कि गृह राज्य मंत्री स्तर पर राजनीतिक हैसियत है, एक मठ का मठाधीश है, हिंदू धर्म में आदरणीय है, उसका जो चरित्र हनन हो गया, उसका मुआवजा कौन देगा और कैसे दिया जाएगा? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और ये दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी कहीं पर इस तरह की कोई सिचुएशन से देखें तो एक बात पहले डिसाइड करें कि हमें इसको आगे तक ले जाना है, ब्लैकमेलिंग तक ले जाना है, या सिर्फ हिट एंड रन करके हट जाना है। तीनों ही बातों का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा या आपके कृत्यों से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस मामले को ले जाते हैं तो फिर आगे तक ले जाइए, जैसे निर्भया वाला मामले में हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, फांसी के फंदे तक मामला गया, वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। हाथरस केस है, वो बेशक बाद में क्या रिपोर्ट लगेगा, लेकिन वो परिवार खड़ा हुआ है। एक मिनट, छोटी बात, निर्भया वाले में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम नहीं लिया जाता है, बाकी जो आरोपी हैं उनका नाम लिया जाता है, ये भी सोचना पड़ेगा।
नहीं, वो एक अलग, मैं नाम और नाम नहीं लेने वाले पर नहीं बात कर रहा हूँ श्रीकांत जी, मैं कह रहा हूँ ये मामला जैसे एकदम कन्विक्शन तक गया, वो हटी नहीं, उसी तरह से हाथरस वाला गलत है सही आपको सीधा जांच निकले, लेकिन वो परिवार अड़ा हुआ है, उसी तरह से आप ना करें, चरित्र ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि आपका स्वास्थ्य गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, कमा लेंगे, स्वास्थ्य गया तो चिंता करिए, उसको मेंटेन कर लीजिए, और अगर आपका चरित्र गया तो फिर आपका सब कुछ चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। हमारे संस्कृति में ही कहा जाता है, ईश्वर करे कि चिन्मयानंद स्वामी अगर बेदाग है तो वो रिकवर करे, समाज में अपना मुकाम बनाए, और ऐसे लोग, चिन्मयानंद अगर दोषी है तो ऐसे लोगों को समाज में बिल्कुल कड़ा जवाब समाज की तरफ से मिलना चाहिए, और अगर लड़की ने गलत बयान दिया है, दंड देना चाहिए, कठोर समाज के तरफ से, समाज में मेरा दंड है कुमार श्रीकांत जी, सामाजिक दंड, समाज के दंड से बड़ा कोई दंड नहीं। सबसे बड़ी दंड है कि मैं आपको मिलूं और आपसे बात ना करूं, इससे बड़ा दंड ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा दंड ही नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा दंड है जो समाज के लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको ये बात सोचने पर मजबूर करके छोड़ रहा हूं कि आप सोचिए कि इनमें दोषी कौन है। तब तक आपका दिन शुभ हो, आप किसी लफड़े में ना पड़े, आपके घर में ऐसी कोई वारदात ना हो। इन्हीं दुआ शुभकामनाओं के साथ, कोरोना अभी गया नहीं है, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक कोरोना अपने उसी घातक बीमारी में है, लेकिन कोरोना अपना प्रतिष्ठा खो दिया है, जिस तरह से साधु संत मौला मौलवी प्रतिष्ठा खो दिए हैं। क्योंकि बात जब साधुओं की हो रही है तो अभी एक वीडियो और वायरल हुआ था कि एक मदरसे का एक बच्चा कह रहा था कि मौलाना साहब एक बच्चे को हमेशा लेकर के रात में सोते हैं, और हम लोग कोई गंदा काम करें, बुरा काम करें, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं कि करते रहो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर मत निकलना। एक नया लड़का उनके साथ चाहिए, और वो दोनों काम करते थे। मैं कहना नहीं चाहता, आप समझदार हैं, तो पवित्रता हर जगह संदेह में है, पवित्रता हर जगह संदेह में है, और अगर धार्मिक प्रतिष्ठानों अनुष्ठानों में हो जाएगा तो फिर हमारा देश कहाँ टिकेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।